जैसे तो थोड़ी देर पहले मेरे को बता रहा था पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कि तूने हार्प के बारे में पढ़ा है। हम्म। क्या पढ़ा है तूने हार्प के बारे में? हार्प, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म तो एक सही तौर पे नहीं कह सकता क्या हो सकती है, लेकिन हाँ, हार्प का जो मेन जो मोटिव है वो हम्म, क्यों बनाया गया है कि जैसे मैं पढ़ रहा था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसी, तो उसमें वो कहते हैं कि हार्प जो है एक वेदर कंट्रोल एक प्रोग्राम है या एक मशीन है या एक एंटीना एरे हम्म, है ना, जो वेदर को कंट्रोल करता है। हम्म, कि मतलब कहीं पे अगर बारिश करानी है तो वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज वगैरह को एमिट करता है और मौसम को थोड़ा एक्टिवेट करता है काइंड ऑफ, है ना। तो और फिर उसके बाद बारिश होती है। तो उसका ये मेन मोटिव बताया जाता है। लेकिन वहीं अगर कुछ और थ्योरीज पे ध्यान दें तो कुछ लोग कहते हैं कि जो ये हार्प है, ये हार्प कहीं ना कहीं ह्यूमंस के माइंड पे भी इफ़ेक्ट करता है। हम्म, कि मतलब ह्यूमंस की माइंड की फ्रिक्वेंसी अगर उसमें सेट की जाए तो वो जो भी सेट करने वाला है वो अपने काम उनसे निकलवा सकता है। मतलब कि उनको मैनिपुलेट करके, या अगर कोई सो रहा है और उसके दिमाग पे उस फ्रिक्वेंसी से अटैक किया जाए उसके दिमाग पे, तो उसको वो मैनिपुलेट कर सकता है उन उसके मन में थॉट्स डाल के कुछ बुरी चीज़ें कराने के लिए। हम्म, बुरी चीज़ें कैसी? कि मतलब अगर सपोज कर कि कोई अगर कोई बंदा अपने रिलीजन को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि भाई मेरा धर्म है और किसी और का नहीं है, मैं नहीं मानता, हम्म, ठीक है। तो वो उसके मन में ऐसे थॉट्स डाल के कि एक अटैक करवाने के लिए, कि हाँ उसके मन में थॉट डाले कि भाई तेरे धर्म को खतरा है ना, और दुनिया वाले नहीं मानते तेरे धर्म को इस तरीके से, तो उसके मन में ये फ्रिक्वेंसी सेट करी और वो बंदा अगले दिन निकल पड़ा। उसके दिमाग में थॉट आ रहा है नहीं भाई मेरा धर्म खतरे में है, मैं जाऊँगा और सबको उड़ा दूंगा। तो काइंड ऑफ ऐसे भी मतलब उसको यूज़ किया जा सकता है। हम्म। और जैसे जो मैंने हार्प के बारे में सुना है, उसकी फुल फॉर्म ऐसी है कुछ, हाई एक्यूरेट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फिनोमेनन ऐसे करके कुछ है। मतलब है वो फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस के रिलेटेड ही कुछ उसकी फुल फॉर्म है। हम्म। तो मौसम कंट्रोल करना तो है ही है उसकी जो क्वालिटी बता, मतलब कंस्पिरेसी थ्योरी में जो बताते हैं। इवन यहाँ तक कि वो ये बोलते हैं कि भाई उस चीज़ से किसी जगह पे अर्थक्वेक तक लाए जा सकते हैं। कि हम्म। मतलब जो भी वो वेपन है वो फ्रीक्वेंसी की बीम छोड़ता है एक, ठीक हम्म। है। तो उस फ्रीक्वेंसी की बीम को हम पर्टिकुलर जगह की टेक्टोनिक प्लेट्स पे कहें कि फायर करें तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं हिल जाएंगी और भूकंप वगैरह आ जाएंगे। तो हम्म। उसकी एक ये भी क्वालिटी बताई जाती है। फिर दूसरा जैसे तू बता रहा है ना कि माइंड कंट्रोल और किसी से कुछ भी करवा सकते हैं, तो एक ऐसा ही कुछ जो था ना क्यूबा में हुआ था। हुआ क्या था कि क्यूबा के अंदर जो यूएस एम्बेसी थी, और वहाँ पे जितने भी डिप्लोमेट्स और एम्प्लॉयज़ काम करते थे यूएस के, तो उनके ना दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि उनको ना जैसे काम कर रहे हैं तो कई लोगों ने ये शिकायत करी कि उनको बैठे बैठे काम करते करते अचानक से ही ना चक्कर आने लग जाते हैं, और कानों के अंदर उन्हें कुछ एक काइंड ऑफ बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक सी साउंड सुनाई देती है, ऐसे कि घूं घूं ऐसे कुछ आवाज़ आ रही है उनको, और ना वो उसके उनके पूरे ब्रेन को डिस्टर्ब कर रही है। जैसे हम्म। कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनको ऐसे उल्टी आने का मन हो रहा है, जी खराब जैसे जिसे कहते हैं कि भाई जी खराब हो गया, उल्टी आने का मन हो रहा है। कई लोगों को तो इतना ज़्यादा मतलब ब्रेन डैमेज हुआ कि होता है ना कि बेहोश हो गए, उनको कुछ सुध बुध ही नहीं है। फिर वो वापस अपनी कंट्री में गए, उन्होंने इलाज विलाज कराया तो उनको लगा कि हाँ भाई इनके अंदर मतलब दिख रहा है कि कुछ मतलब हाँ ब्रेन से रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम हुई है इनके अंदर। हम्म। तो जब उस चीज़ की पहले तो खोजबीन ये करी गई कि क्या कोई ऐसा मतलब बायोलॉजिकल कोई अटैक हो रहा है क्या, क्योंकि वो उस टाइम की बात है जब क्यूबा में यूनाइटेड स्टेट्स जो था, फिडेल कैस्ट्रो नहीं, ची गुवेरा, ची गुवेरा करके कोई कम्युनिस्ट
डिक्टेटर टाइप कोई बंदा था, उसके अंडर थी वो कंट्री क्यूबा, और उसकी ये धमकी थी कि हम यूनाइटेड स्टेट्स से वॉर करेंगे, और रशिया उसको सपोर्ट कर रहा था और मिसाइल्स वगैरह दे रहा था। तो क्यूबा जो था क्या मतलब, आज ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगह पे है। तो अमेरिकन्स को ये डर था कि अगर रशियंस यहाँ पे पहुँच गए अपनी सबमरीन्स और मिसाइल्स लेके, और क्यूबा ने उसके साथ हाथ मिला लिया, तो रशियंस जो होंगे वो अमेरिका के और भी बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाएंगे, और यहाँ से वो कोई भी मतलब मिसाइल वगैरह बहुत इजीली फायर कर सकते हैं अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिका के काफ़ी जासूस वगैरह भी वहाँ पे थे क्यूबा के अंदर। तो क्या होता है ना कि कोई भी कंट्री जब अपने जासूस भेजती है ना, तो सबसे इजी तरीका ये होता है कि उनको अपनी एम्बेसी में जॉब दे दो, और एज एन ब्यूरोक्रेट, एज एन आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज का कोई भी एक ऑफिसर एम्प्लॉय बना के आप भेज दो, डिप्लोमेट बना के भेज दो अपनी कंट्री का। तो वहाँ पे ऊपर से तो दिखेगा कि हाँ भाई डिप्लोमेट है, लेकिन उसको अपना जो काम करना है, अपना जो मिशन करना है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का, वो काम करता है उस कवर के अंडर। ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स को पहले तो ये हुआ कि क्या किसी तरह का कोई बायोलॉजिकल कोई चीज़ है, कि कोई बीमारी है, कोई पैरासाइट, कोई बैक्टीरिया है खाने में जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें चेक करी, तो उनको उसके अंदर कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद कुछ नहीं मिला, फिर और उन्होंने जब उसका थोड़ी और रिसर्च करी ना, तो उसमें ये निकल कर आया कि जब पेशेंट्स थे, मतलब पेशेंट्स के जितने भी लोगों को वो सारी प्रॉब्लम्स हुई, और लोगों ने वहाँ से हाथ खड़े कर दिए बिल्कुल कि भाई हम नहीं जाएंगे वहाँ काम करने, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनसे पूछा कि आप अपने सिम्टम्स बताओ, आपको क्या क्या फील होता है। तो सबके सिम्टम्स में एक कॉमन सिम्टम था कि वो ये कहते थे कि उनको ना कानों में एक बहुत ही शार्प अनकंफर्टेबल आवाज़ सुनाई देती है, कि कोई कहता है कोई अजीब सी हमिंग साउंड आती है कानों के अंदर, कोई कहता है कि कुछ क्या कहते हैं घूं घूं की आवाज़ आती है, इस टाइप से, मतलब वाइब्रेशंस टाइप कुछ ऐसे सुनाई देती हैं, हमिंग वाइब्रेशंस कर, और बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है। जैसे वो होता है कि किसी खाली कमरे में बैठ जाओ, और होता है ना कि जब प्रेशर बनता है कमरे में तो लगता है कानों पे कि हाँ। तो ये पता चल गया उनको कि भाई है तो कुछ ये आवाज़ से रिलेटेड ही। तो जब उन्होंने और थोड़ा सा दिमाग लगाया कि क्या कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी वेपन है जो अमेरिकन एम्बेसी के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है क्यूबा के अंदर, क्या रशियन स्पाइस जो हैं केजीबी के वो यूज़ कर रहे हैं क्या कोई ये चीज़। तो खूब मतलब करी गई उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन, बट ऐसा कुछ मतलब उनके हाथ मिला नहीं। और ना ही आज तक ये पता चला कि उतने सारे जो यूएस एम्बेसी के अमेरिकन एम्प्लॉयज़ थे वो साला बीमार पड़े तो किस वजह से बीमार पड़े थे। और ये सिलसिला लगभग भी तकरीबन 1 साल तक चलता रहा ये, मतलब जो भी वहाँ जाता था वो बीमारी पड़ता था वहाँ जाके, बहुत अजीबोगरीब तरीके से। बीमारी का रीज़न पता नहीं चला किसी की भी, ये क्यों बीमार पड़ा है। तो अभी भी ऐसे ही है या नहीं अभी नहीं, वो 1 साल तक चला था तकरीबन, उसके बाद फिर वो बंद हो गई थी वो चीज़। फिर ज़्यादा असर हो गया होगा ना लोगों पे, तो इस वजह से कि पकड़े ना जाए, तो इसी वजह से ये भी हो सकता है, उसको प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। ये भी हो सकता है कि हम कंडीशंस ही, मतलब कोई भी अगर उस टाइप का कुछ भी ऐसा वेपन यूज़ कर रहा होगा तो उनका मोटिव ये रहा होगा कि भाई हम कंडीशंस ही ऐसी पैदा कर देते हैं कि यूएस से कोई भी बंदा यहाँ पे आके काम करे ना, वो ज़्यादा दिन तक टिक ही ना पाए, उसकी तबीयत ख़राब कर दो। ठीक है। और क्यूबा कोई बहुत ज़्यादा इतनी एडवांस कंट्री थी नहीं, बहुत नॉर्मल सी कंट्री, मतलब क्यूबा पता नहीं किसी मूवी के अंदर दिखाया भी गया है कि नहीं दिखाया गया, मतलब बहुत ही बेसिक सी कंट्री क्यूबा। तो क्या कहते हैं कि भाई कोई भी वहाँ पे टिक ना पाए, तो इस वजह से। एंड मेरे दिमाग में यार एक चीज़ और आई थी बताने के लिए, क्या था, किस चीज़ से रिलेटेड, इससे हार्प से ही? हाँ यही हार्प से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया चीज़ आई थी मेरे दिमाग में। चल कोई नहीं, आगे कॉन्वर्जेशन में याद आएगी तो बताऊँगा मैं। तो इस तरीके से वेपन्स वगैरह भी काफ़ी यूज़ हुए थे भाई, इवन यहाँ तक कि जैसे तूने बोला माइंड कंट्रोल वाली बात, माइंड कंट्रोल वाली बात, और तूने बोला कि उस जो हार्प जो भी वेपन है उसका
यूज़ जो है किसी का माइंड कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है। एक बहुत टाइम पहले ना मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसके ऊपर हमने एक पॉडकास्ट में थोड़ा सा कुछ बताया भी है, शायद MK अल्ट्रा वाला पॉडकास्ट था, तो उसमें हमने ESP के बारे में बताया, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। हाँ, तो उसमें क्या था कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी थर्ड आई करके। तो उसमें जिन्होंने पूरा वो ESP वाला प्रोग्राम वगैरह बनाया था ना, वो लोग थे और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स थे जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे उस टॉपिक के ऊपर। तो वो लोग क्या बताते हैं कि वो एक समय पे मतलब जो CIA और जो भी ब्लैक प्रोजेक्ट्स चलाने वाले लोग थे, वो इस माइंड कंट्रोल वाली चीज़ में मतलब इतने ज़्यादा आगे और एडवांस हो गए थे कि सपोज दैट कि उनको कोई टारगेट मिला है, उसे ख़त्म करना है, ठीक है, एंड आप कोई भी वेपन यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेजिव सब्सटेंस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, लाइक कि पॉइजन नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, कि इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है उस बंदे की, तो मारना कैसे है। तो वो कहते थे कि भाई हमने ऐसे डेडली एजेंट्स तैयार करे थे, साइकिक्स, कि सपोज दैट कि वो किसी के सामने बैठे हुए हैं, वो अपने ब्रेन की, अपने माइंड की पावर से ना सामने वाले की हार्ट बीट तक रोक देते थे। उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ थी। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे मिशन कैरी आउट करे हैं, इस चीज़ को टेस्ट किया है, टारगेट्स को एलिमिनेट किया है, न्यूट्रलाइज किया है इस कैपेबिलिटी को यूज़ करके अपने एजेंट्स की, कि हाँ भाई सामने कोई बंदा बैठा है, हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, बस वो अपने माइंड की पावर से ही, अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी से ही ऐसे ट्यून करेगा कि सामने वाले की हार्ट बीट को रोक दे। वो खतरनाक तरीके से मैंने सुना, मैंने कहा भाई फक मैन, मतलब ये क्या क्या हो रहा है दुनिया में। अब तो बता रहा है जैसे, लेकिन ये है कॉन्स्पिरेसी, अभी इसका कुछ वो नहीं है ना पुख्ता सबूत, लेकिन मतलब पुख्ता सबूत इस बात का है और ये बिल्कुल चीज़ क्लियर हो गई है, और इसका मतलब जिन्होंने ये चीज़ करी थी उन्होंने मान भी लिया इस चीज़ को, CIA ने मान एडमिट कर लिया कि, उन्होंने कि हाँ हम ये ESP जैसा साइकिक प्रोग्राम्स चलाते थे, ठीक है, MK अल्ट्रा जैसा प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया, बट बहुत सारी चीज़ें उस प्रोग्राम्स के अंडर ऐसी हुई थी जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी है, उन्होंने मान लिया। जैसे पहले एरिया 51 को नहीं मानते थे, ठीक है, लेकिन बाद में एरिया 51 का क्या था कि जगह थोड़ी सी बड़ी करनी थी, उनको फैलानी थी, तब उन्होंने मान लिया कि हाँ एरिया 51 जैसी चीज़ है। बट ये वो नहीं है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट क्लेम करते हैं कि यहाँ एलियंस वगैरह हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बस यहाँ पे मिलिट्री के सीक्रेट वेपन्स प्रोजेक्ट चलते हैं कि हम मिलिट्री के लेकिन फिर वेपन्स बाद डेवलप कर रहे हैं, बाद में उन्होंने भी तो डिस्क्लोजर दिया था ना कि जो उनके पायलट्स को, जितने भी पायलट्स को दिखे थे वो UFO वगैरह, उन्होंने पूरी फाइल पूरी वो करी थी उन्होंने। एग्जैक्टली तो वो पेंटागन ने कुछ फाइल्स रिलीज करी थी, क्योंकि जो जेट पायलट्स थे, रिटायर्ड जेट पायलट्स थे, उन्होंने आके वो पूरा का पूरा जो पब्लिक में आके बयान दिया था बैठ के वहाँ की, क्या बोलते हैं उसको, प्रेस मीटिंग में, तो रिवील किए थे सारे जितने भी उनके बयान थे। हाँ, मतलब वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने पब्लिक कर दिए थे। हाँ, तो उसमें भी वो ये एक्सेप्ट नहीं करते साफ साफ कि हाँ भाई एलियन क्राफ्ट थे। तो गवर्नमेंट उसमें ये कहती है कि हाँ अनआइडेंटिफाइड एरियल व्हीकल्स थे, UAVs, ठीक है, और उसको UAVs और जो पूरी जो घटना घटती है उसको UAP कहते हैं, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनन। वो उसको एलियन नहीं कहते कि बहन जो कि एलियन आ गया, वो कहते हैं कि भाई हाँ कुछ था लेकिन हम नहीं जानते क्या था, और हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो अब वो उसका कहते हैं कि कोई भी कंट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है XYZ, बट अपना नहीं मानते वो। तो ऐसे ही MK अल्ट्रा में हुई बहुत सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट करते हैं, बट वो हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हमने ऐसे साइकिक्स बना लिए थे कि जो ये काम कर सकते थे। वो उसमें बोलते हैं कि रिजल्ट जो था इनकन्क्लूसिव था। हाँ वो तो है, वो हर उसमें होता वो है। खुलेआम एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी। तो कहीं अगर तू इन रिसर्चेज में अगर तू डीप डाइव जाएगा, थोड़ी गहराई में जाके देखेगा ना, तो ये सब चीज़ें ना कनेक्ट होती है निकोला टेस्ला से जाके, कि मतलब कि हाथ में भी कहीं ना कहीं उनका हाथ था, है ना। मतलब कि उन्होंने या तो ब्लूप्रिंट तैयार करे थे वो उस चीज़ के, है ना। तो क्या हो ना कि बाद में जब उनकी मिस्टीरियसली डेथ हुई, तो मिस्टीरियस डेथ क्या, मतलब डेथ तो उनकी नेचुरली हुई थी। हाँ जो भी था उनकी डेथ थी,
तो नेचुरल डेथ हुई उस थी टाइम उनकी। पे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उनके, ब्लूप्रिंट्स थे जो गायब हो गए थे, करीबन 20 के करीब। 20 के करीब नहीं, निकोला टेस्ला जब मतलब उनके पास कुछ नहीं रह गया था हम्म, और वो होटल्स में जब रहा करते थे, एक होटल से दूसरे होटल रहा करते थे, उनके पास 80 बॉक्सेस थे जिनके अंदर उसके निकोला टेस्ला के रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हाँ थे। वो ट्रंक्स बोलते हैं ना उनको, 80 ट्रंक्स, 80 ट्रंक्स थे वो। मतलब 80 ट्रंक्स मान के चलो, जैसे वो सबसे छोटे वाले जो घरों में पहले बक्से नहीं आया करते थे, इवन यहाँ तक कि जैसे तेरे पापा आर्मी से कभी हाँ समझ रिटायरमेंट गए, आते होंगे तो ब्लैक वो कलर जो का ब्लैक कलर के छोटे छोटे बक्से अटैची टाइप के आते हो ना, हाँ। अटैची टाइप, हम्म, 80 80 थे। 80 ट्रंक्स, तो वो तो पूरा रूम भर जाएगा उसका। हजारों में, थाउजेंड्स में डॉक्यूमेंट्स थे। तो वो 20 ट्रंक गायब थे उसमें से। बहुत सारे यार, 20 ट्रंक भी क्या, मतलब मुझे लगता है कि उसमें से 20 ट्रंक वापस मिले थे, क्योंकि उनका जो एक भतीजा था उनका, हम्म, तो उसने केस किया था इस चीज़ को। ठीक है, उसने इस चीज़ पे केस किया था। वो केस ऐसे किया था कि जब निकोला टेस्ला एक्सपायर हो गए थे, इस दुनिया से चले गए, तो यूनाइटेड स्टेट्स का उस टाइम पे एक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ एलियन डॉक्यूमेंट, ऐसे कुछ था। मतलब एलियन का यहाँ मतलब ये नहीं कि दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी, वो डिपार्टमेंट ऐसा था कि कोई भी किसी दूसरी कंट्री का इंसान अगर यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहा है और उसको सिटीजनशिप नहीं मिलती है, उसके मरने के बाद उसकी किसी भी तरह की कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी या फिर किसी भी तरह के कागज़ जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से जुड़े हुए हों, तो वो उनको कलेक्ट करने का पूरा पूरा अधिकार रखता है। वो जो डिपार्टमेंट ऑफ मतलब एलियन सिटीजन ऐसे करके कुछ कुछ था भी वो, हो कि ठीक है। हाँ। तो उसका मतलब ये था कि किसी भी दूसरे देश से बसा हुआ इंसान यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ठीक है। बट जो निकोला टेस्ला का जो भतीजा था, जब उसने कोर्ट में ये केस फाइल किया कि मेरे जो अंकल थे निकोला टेस्ला, उनके डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऐसे सीज कर लिए, एक उस डिपार्टमेंट ने, जिस डिपार्टमेंट को ये काम करने का हक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता था उस टाइम पे? क्योंकि निकोला टेस्ला नेचुरल सिटीजन हो गए थे यूनाइटेड स्टेट्स के। क्योंकि उस समय तक, अपने मरने के समय तक, निकोला टेस्ला ने ना यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लगभग 50 साल का अपना जीवन जी लिया था। तो उस समय पे ये था कि हाँ, कोई पर्टिकुलर ईयर्स तक रह लेता है तो वो परमानेंट सिटीजन बन जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स का। तो कहेंगे जब वो परमानेंट सिटीजन बन गए थे, तो भाई इस जो डिपार्टमेंट ऑफ, यार मुझे धीरे धीरे नाम याद आ रहा है उसका, क्या था वो, डिपार्टमेंट ऑफ सम एलियन कॉन्फिस्केशन, डॉक्यूमेंट कॉन्फिस्केशन, ऐसे कुछ था। तो इस डिपार्टमेंट के पास हक नहीं था उनके पेपर्स को जब्त करने का, ठीक है। और फिर उसके बाद वो ये कहता है कि जब उस डिपार्टमेंट ने सारे के सारे पेपर्स ले लिए, ठीक है, तो वो उन पेपर्स को वापस क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। और किस बिना पे वो डॉक्यूमेंट्स जो जब्त किए गए हैं निकोला टेस्ला के, वो किस बेसिस पे किए गए हैं। तो जब कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा ये इसका जवाब, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने ये दिया, बताया कि जो निकोला टेस्ला है, उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के लिए मतलब काफ़ी कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया था। तो इसलिए हमें वो डॉक्यूमेंट्स सॉर्ट करने ज़रूरी हैं कि कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो टॉप सीक्रेट रहने चाहिए, ठीक है। अब इसमें कमाल की एक बात ये आती है कि जैसे बोलते हैं कि टेस्ला, जैसे उन्होंने खुद बोला कि टेस्ला ने गवर्नमेंट के कुछ बहुत ही टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, लेकिन एक तरफ आज ये भी बोला जाता है कि टेस्ला ने, जैसे कि टेस्ला फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व थे, टेस्ला डेथ रे जो उन्होंने बनाई थी उसमें इन्वॉल्व थे, और काफ़ी सारी चीज़ें, टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी उस चीज़ में इन्वॉल्व थे, ठीक है। मतलब इन्वॉल्व क्या, वो उनका इन्वेंशन था। और इवन यहाँ तक कि बोलते हैं कि टेस्ला ने एंटी ग्रेविटी एयरक्राफ्ट तक की साइंस खोज ली थी कि उनको कैसे बनाया जा सकता है।
एक तरफ तो गवर्नमेंट ये डिनाई करती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो ऐसे कौन से टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट थे जिसमें टेस्ला इन्वॉल्व थे? क्योंकि टेस्ला ने काम किया था सबसे स्टार्टिंग में आते ही एडिसन के साथ, फिर उसके साथ बाद उन्होंने काम किया जेपी मॉर्गन के साथ, ठीक है। तो इन दो दिग्गजों के साथ उन्होंने काम किया, उसके बाद फिर वो खुद प्राइवेटली ही अपने कुछ इन्वेंशंस करते थे, उनको जो बड़े बड़े बिलियनियर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके सामने जाके उन इन्वेंशंस को पिच किया करते थे कि भाई मैंने ये बनाया है, अभी ये प्रोटोटाइप है, हम इसको इस मास लेवल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो चीज़ किया करते थे। सवाल वही आता है कि जब वो बंदा प्राइवेट प्लेयर्स के लिए काम कर रहा था, तो गवर्नमेंट के बंदे आके सीक्रेटली उसके डॉक्यूमेंट क्यों जब्त करके ले जाते हैं? फिर उसके बाद जब कोर्ट में ये बात उठने लगती है कि नहीं आपने काइंड ऑफ इलीगली उन डॉक्यूमेंट्स को जब्त किया है, अब वापस करो। तो जब वो डॉक्यूमेंट्स वापस करे जाते हैं भाई, 80 ट्रंक्स थे, उसमें से आई थिंक सो जैसे तूने कहा 20 ट्रंक्स, मुझे लगता है कि लगभग 30 to 40 ट्रंक्स गायब थे। और उसको उसमें भी पता कमाल की बात, जो बंदा उन क्या कहते हैं ट्रंक्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, सारी चीज़ें, ठीक है, वो थे ट्रंप के ग्रेट ग्रैंडफादर, डोनाल्ड ट्रंप के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। मैंने नाम सुना उसमें भी जब रिसर्च कर रहा था। हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से कनेक्टेड है। वो शायद पता नहीं एफबीआई में या उस टाइम पे किसी इसी टाइप की कुछ सी ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें काम किया करते थे। तो वो क्या कहते हैं कि इन्वॉल्व थे इस इन्वेस्टिगेशन में। इवन यहाँ तक कि एक बड़ा ही फ़नी किस्सा है कि अब जैसे टेस्ला के जब बूढ़े हो गए थे तो आखिरी दिनों में उनके पास कुछ पैसे वैसे रह नहीं गए थे अपने, ठीक है। तो एक होटल से दूसरे होटल जाया करते थे वो। तो जब कभी उनके पास पैसे नहीं थे तो वो एक होटल में रहते थे, होटल मैरियट नाम था शायद उसका। तो जब वो उस होटल से चेकआउट कर रहे थे ना, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उस होटल वालों को उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे पास पैसा तो नहीं है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे पास आपको देने के लिए। तो कुछ उनको एक बॉक्स देते हैं, बोलते हैं ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर उन्होंने बताया था कि मैंने दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन का प्रोटोटाइप रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, और इसकी कीमत मतलब करोड़ों में है, मिलियंस में है, ठीक है। जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको वो पैसे दूंगा, ठीक है, जितने भी दिन मैं आपके होटल में रहूँ, और आपसे ये वापस ले आऊँ, तब तक आप इसको एज एन गारंटी और गिरवी रखो अपने पास, एज ए मॉर्गेज रखो इसको, ठीक है। तो ये बात जब ट्रंप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सारी चीज़ें, ट्रंप के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, तब उनको पता चलती कि ऐसे ऐसे निकोला टेस्ला किसी होटल मैरियट में रहे थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा ऐसा अपना बहुत टॉप सीक्रेट वेपन का उन्होंने कुछ प्रोटोटाइप उनको दिया था एज एन मॉर्गेज। तो जाते भगे भगे तो कहते कि भाई ऐसे ऐसे निकोला टेस्ला ने तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ दी थी। उन्होंने कहा हाँ दी तो थी। कहा ठीक है मेरे को दिखाओ। तो वो उसको बॉक्स दिखाते हैं वो। तो जब वो बॉक्स खोलने वाले होते हैं तो पहला बॉक्स खोलते हैं, ठीक है जी। तो उस बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स और रखा होता है, उस बॉक्स के साथ एक होती है चिट्ठी। जब वो उस लेटर को खोलते हैं और उसमें पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई ये बॉक्स को अगर ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की गई किसी और इंसान के अलावा जिसे इसे नहीं खोलना चाहिए, तो ये बॉक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो डिस्ट्रक्शन इतना बड़ा होगा कि फिर मैं उसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा, ठीक है। अब जो ट्रंप के ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनकी फट गई उसको कि भाई, क्योंकि पता था सबको कि भाई निकोला टेस्ला कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं भाई। और उसने चिट्ठी भी डाल रखी है, उसने चिट्ठी भी डाल रखी है। और मतलब निकोला टेस्ला जिसने इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस किए, तो ये तो बहुत मतलब छोटा काम है। जीनियस साइंटिस्ट, तो उसको उनको डर लगा कि भाई क्या पता सच में कुछ इसमें भयंकर ऐसा वेपन हुआ और हमने इसे ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करी हो कि निकोला टेस्ला तो मर चुके हैं और खोलना इसको निकोला टेस्ला को ही आता है। पता चला बम वम हुआ इसके अंदर, कुछ फट गया वो, तो भाई कहानी ख़त्म सबकी। तो उन्होंने आगे चलो यार कोई बात नहीं, रिस्क लेके ही देखते हैं, तभी तो पता चलेगा है क्या इसके अंदर। वो रिस्क लेते हैं, उसे खोलते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, खाली
कुछ भी नहीं होता उस बॉक्स के अंदर, वो खाली बॉक्स था। सिर्फ और सिर्फ निकोला टेस्ला ने होटल मैरियट वालों को ट्रिक किया था ताकि वो उस होटल से जा सके किसी दूसरे होटल में रहने के लिए, क्योंकि वहाँ और दिन रहने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसा भी कहते हैं कि उन दिनों उनसे मिलने मतलब उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद से भी हुई थी। हाँ, है उन ना? दिनों नहीं हुई थी उनकी, शायद लास्ट डे में नहीं। स्वामी विवेकानंद की मुलाकात निकोला टेस्ला से उनके मतलब यंग डेज में ही हुई थी, जब वो एसी करंट के इन्वेंशन करने में लगे हुए थे। हाँ, तो उस टाइम पे स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदास के बारे में भी हाँ, बताया था और हाँ, एंटी ग्रेविटी विमानास, हाँ, इसके बारे है में ना? तो उनको नॉलेज दी उन्होंने थी। हाँ, तो उन्होंने जब रिसर्च करी और क्या नाम है बनाई, उन्होंने ऐसे ब्लूप्रिंट्स तैयार करे थे एंटी ग्रेविटी वाले, है ना? तो जो जैसे अब आज के टाइम में वो यूएफओज वगैरह ये सब हाँ, दिखते वो हैं ना। ड्राइंग्स अवेलेबल है उनकी, वो हाँ। प्रॉपर वो यूएफओ जैसे ही एयरक्राफ्ट उन्होंने बनाए हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हो नहीं सकता क्या उसके साथ, कि मतलब जो आज के टाइम में दिखाई देते हैं, पायलट्स फेस करते हैं ऐसी चीज़ें कि अचानक से उनके सामने आती है कोई ऐसी चीज़ जो आगे पीछे भी जा रही है, ऊपर नीचे भी जा रही है। इवन यहाँ तक कि एक फ्लाइट पायलट का भी किस्सा है, मेरे को ठीक से याद नहीं है अभी कि वो चाइनीज़ पायलट था या जापानीज़ पायलट था, ठीक है, बट वो जो भी था, चाइनीज़ या जापानीज़ पायलट था, वो एयरपोर्ट से उड़ा, ठीक है। उड़ते ही वो जो फ्लाइट कंट्रोल टावर होता है, वो बोलता है कि भाई कंट्रोल, मेरे को आसमान में मेरे एयरप्लेन के साथ साथ उड़ते हुए एक बहुत अजीब चीज़ दिखाई दे रही है, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या कोई मिलिट्री जेट उड़ रहा है क्या हमारे आसपास, ऐसे। तो जो फ्लाइट कंट्रोल टावर होता है वो मना कर देता है कि नहीं भाई, हम रेडार पे तो हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। तो कह रहे कि नहीं, ये मेरे प्लेन के साथ साथ उड़ रही है अजीबोगरीब चीज़, ठीक है। फिर वो कहता है कि अब ये मेरे को फॉलो कर रही है, ठीक है, फॉलो कर रही है। फिर वो ऐसे ही मतलब थोड़ा पूरा 1 या 2 मिनट का कॉन्वर्जेसन चलता है पूरा, फिर वो कहता है कि पता नहीं शायद गायब हो गई है वो चीज़, ऐसे कुछ बोलता है वो। बट उसको भी एक ऐसी कुछ अनआइडेंटिफाइड चीज़ मिलती है। कई सारे ऐसे यूएफओ के एलियन अबडक्शंस हुए हैं, उसमें कोई बोलता है कि कोई यूएफओ टाइप चीज़ उतरी रात के अंधेरे में उनको, और कोई बोलता है कि भाई उसका गेट खुला, उसके अंदर एक मतलब आयरिश बंदा जैसा कोई खड़ा था इंसान, वो उससे उतरता है, लाल बाल थे उसके, वाइट स्किन, एकदम आयरिश बंदा लग रहा था। कोई यूएस का कोई केस है ये। तो ऐसे तो यार मेरा मानना पता है क्या इस बारे में, मेरा मानना ये है कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ठीक है, या तो ये है कि सच में जो बोला जा रहा है कि हाँ इट इज़ पॉसिबल कि वो एलियंस हो सकते हैं, वो किसी मतलब इंटरडाइमेंशनल बीइंग्स हो सकते हैं जो किसी और डायमेंशन से आ रहे हैं, या एलियंस हैं वो स्पेस के किसी और दूसरे कोने से आ रहे हैं, उनके पास स्पेस वॉर्पिंग वार्म होल को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम जो अपने चारों तरफ टेक्नोलॉजी और साइंस देखते हैं ना, ये बहुत सरफेस लेवल की चीज़ें हैं। असल में हमारी साइंस इतनी एडवांस और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो चुकी है कि वो सारी चीज़ें ना दबा के रखी गई हैं। और वो सारी चीज़ें मतलब जो यूज़ हो रही हैं वो बहुत, जो बिलियनर लोग हैं या तो उनको पता है, हाई सोसाइटी वाले, हाई सोसाइटी तो मतलब अमीर लोग हो गए, मैं कह रहा हूँ कि बिलियनर लोग जो मतलब इस तरीके से गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व्ड हैं, इल्यूमिनाटी टाइप्स, है ना, या तो कुछ उनको पता है, या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं ना भाई, ये डीप डाउन एक टर्म आता है मिलिट्री ब्लैक प्रोजेक्ट्स, ये वहाँ है, सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स हैं कि हाँ धीरे धीरे करके छुटमुट करके टेक्नोलॉजी को दिया। जैसे वो इस चीज़ से मेरे को वो सीन याद आता है मूवी का, ट्रांसफॉर्मर्स 1 देखी है तूने? तो जब फर्स्ट टाइम उनको ट्रांसफॉर्मर्स को और सैम विटविकी सबको पकड़ के वो एरिया 51 ले जाते हैं, तो वहाँ बर्फ़ में पूरा का पूरा जमा हुआ मेगाट्रॉन दिखाई देता है उनको। तो वो क्या बोलता है कि ये हमने
कब पकड़ा था ये, 1900 में या 1800 कुछ में पकड़ा था ये हमने, और तब से लेके जो जो तुमने देखा है रेस कार्स और कंप्यूटर चिप्स, प्रोसेसर्स, सारी जो टेक्नोलॉजी तुम देखते हैं हमने इससे ही रिवर्स इंजीनियरिंग करके निकाली है। तो या तो ये हो सकता है भाई कि कोई ऐसी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो फिर वो सब चीज़ें निकोला टेस्ला को कैसे मिली कि वो ये सब चीज़ें इन्वेंट कर पाते थे? कहानी ये भी तो है ना, या तो उनके पास कोई एलियन था या उनका कनेक्शन था किसी एलियन अब के जैसे साथ। निकोला टेस्ला की है अब ना? ये बात आई है तो वो तो खुद कहते थे इस बात को कि मुझे किसी ऐसी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन से मेंटल सिग्नल्स रिसीव होते हैं जो मुझे इंस्पिरेशन और नॉलेज देता है ये सब काम करने की, इन्वेंशंस करने की जो मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने देखा अभी चैट जीपीटी में डाला कि यूएफओस का दिखना कब से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इसमें जो डेट आ रही है वो है 1947 की। हाँ ठीक है, 1947 में केनेथ आर्नोल्ड। ठीक है, पहली घटना हुआ। पहली घटना केनेथ आर्नोल्ड का क्या था कि बिलियनर था वो अपनी सिटी का। ठीक है, और कौन सी सिटी बताइए, कहाँ पे दिखा था पहली बार केनेथ आर्नोल्ड? लॉस एंजलिस मेरे को लग रहा है शायद। माउंट रेनियर सिटी का नाम मेंशन है? नहीं, सिटी का नाम नहीं है इसमें। मुझे लग रहा है लॉस एंजलिस ही है। सो केनेथ आर्नोल्ड क्या था कि अपना वो ही बहुत रिच बिलियनर बंदा था, अपना प्लेन लेके फ्लाई कर रहा था। ये था माउंट रेनियर के पास उड़ते हुए। तो वो प्लेन फ्लाई कर रहा था तो उसको आसमान में कुछ क्रेसेंट मून जो बिल्कुल जैसे उस टाइम में मैं समझा रहा था, तो बिल्कुल जो जब चांद छुपना शुरू होता है तो बिल्कुल जो लास्ट में वो स्लाइस होती है ना चांद की, समझ गया, बिल्कुल मतलब एक एज जिसे कहेंगे बिल्कुल। हाँ, तो उस शेप में उसको कुछ 2-3 एयरक्राफ्ट उड़ते हुए दिखाई दिए थे। ठीक है, वो नीचे आया और उसने बताया आके कि भाई मैंने ऐसे ऐसी कोई चीज़ उड़ते हुए देखी है जो अभी तक के देखे हुए मेरे एयरक्राफ्ट्स में से मैंने कभी नहीं देखा उस जैसा कुछ भी। तो उसने बताया था कि भाई वो क्रेसेंट शेप्ड यूएफओस थे, है ना। तो तब जब न्यूज़पेपर वालों ने वो खबर छापी थी तो वो क्रेसेंट शेप्ड हटा के उन्होंने यूएफओस लग दिया था और उसने कहा था कि वो सॉसर्स की तरह उड़ रहे थे, जैसे हम प्लेट फेंकते हैं ना और एकदम साएं करके उड़ के जाती है ना भाई, किसी भी दिशा में मुड़ गई एकदम स्पीड में। तो वो कह रहा था कि भाई वो सॉसर्स की तरह उड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई उड़ रहे हैं हवा में, प्लेन की तरह नहीं उड़ रहे थे, वो किसी सीधी डायरेक्शन में थोड़ा टाइम ले रहे हैं मुड़ने के लिए। हाँ, तो मैं बस कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे अभी बताया कि 1947 है ना वो था। और अगर हम निकोला टेस्ला की डेथ देखें तो डेथ उनकी हुई है 1943 में। 1943 में ओके। तो उसके 3 साल बाद ही क्यों? ओके, तो मे भी भाई इसके पीछे ये एक कंस्पिरेसी हो सकती है। नहीं, आई थिंक 4 साल हो गए ना। हाँ 1943 47 में पहली बार देखा, 4 साल हो गए। तो भाई मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब तक निकोला टेस्ला जिंदा थे तो वो सीक्रेटली गवर्नमेंट के साथ अपने सारे एंटी ग्रेविटी और यूएफओ क्राफ्ट के जो साइंस उनके रिसर्च पेपर्स थे वो शेयर कर चुके थे और गवर्नमेंट्स के साथ वो सीक्रेटली उन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। और कह सकते हैं कि जब वो मरे तो कॉपीराइट ख़त्म हो गया। नहीं, कॉपीराइट ख़त्म नहीं, मतलब कि ये था कि उनकी बदकिस्मती थी कि वो अपने एक्सपेरिमेंट को एकदम रियलिटी बनते हुए ना देख पाए हों। तो एक तो रीज़न ये हो सकता है कि हाँ वो काम कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ सीक्रेटली उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और जैसे ही उनकी डेथ हुई 1943 में, 4 साल बाद वो पहला एयरक्राफ्ट बन के क्या पता तैयार हुआ हो जो निकोला टेस्ला की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो। और उसके बाद से आज तक दिखते हैं। इवन यहाँ तक कि अभी जैसे तूने बोला कि पहला जो एयरक्राफ्ट है वो 1947 में दिखाई दिया, ठीक है। तुझे पता है बहुत मिडीवल पेंटिंग्स में, मतलब पुराने दा विंची, लियोनार्डो, इन आर्टिस्टों के समय की पेंटिंग्स में भी यूएफओस को दिखाया गया है। गूगल पे तू सर्च करके देख UFOs इन पेंटिंग्स, ओल्ड पेंटिंग्स डाल दे
तो उसमें कई चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं कि जैसे कि पेंटिंग्स में फ्रंट में कुछ हो रहा है, कोई लेडी खड़ी है, कुछ एक मेन सब्जेक्ट है हमारा, फिर पीछे बैकग्राउंड में दिखाई देगा कि कोई आदमी है और वो आसमान में ऐसे किसी चीज़ को देख रहा है, और वो जो चीज़ है ना वो किसी सॉसर टाइप, कोई प्लेट टाइप कोई चीज़ है। और ये बहुत सारी पेंटिंग्स है। दिखा, एक्सप्लेन कर क्या दिख रहा तुझे पेंटिंग में। पेंटिंग में ये एक ये अलग अलग पेंटिंग्स हैं, काफ़ी सारी हैं। तो पहले स्टार्टिंग से एक पेंटिंग उठाते हैं। तो इसका नाम है द डिस्क इन मोडाना विथ सेंट गियोवेनियो द फ्लाइंग व्हीकल्स। तो पेंटिंग में दिखा देता हूँ, ये देख, इसको लगा दियो, ये देख, घुमा दे मेरी तरफ से। वाह, अब देख तू, ना तो वो कोई सन है, ना तो कोई वो मून है, ना ही वो कोई, वो देख रहा है तू, यही सी पेंटिंग की मैं बात कर रहा था। वो देख, पहाड़ी पे वो इंसान खड़ा है, यहाँ शायद ये पता नहीं इनका क्या नाम है, बट ये दो बच्चे हैं, ये शायद मदर मैरी हैं या कोई और हो सकती है ये, बट लेकिन बैकग्राउंड में देख क्या चल रहा है। बैकग्राउंड में देख क्या चल रहा है। ये एक इंसान पहाड़ी के किनारे पे खड़ा हुआ है, और ये इस मेटालिक, और कलर देख उसका, ग्रेइश मेटालिक कलर है इसका, और इसको वो देख रहा है, चमक रही है वो, और रेज भी बनाई गई हैं कि ताकि चमकने का कुछ इफेक्ट दिखाया जा सके। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये पेंटिंग है कब की? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इस पेंटिंग का नाम देख, क्या नाम है इस पेंटिंग का। हमारे व्यूवर्स सर्च करेंगे ना गूगल पे तो उनको भी देखा, नहीं तो नीचे कमेंट में आके बहुत लोग BC करते हैं भयंकर कि ये नाम है इसका, नकली है, कुछ नहीं है। इसका नाम है ओके द डिस्किन मडोना विद सेंट जियोवानियो। Madonna with Saint Giovanni, the flying vehicle in the crucifixion or the stream lines. क्रूसिफिक्शन पेंटिंग है, इसको भी निकाल, जिसमें क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन दिखाया गया, जीसस क्राइस्ट का। इमेजेस पे जाए, इमेजेस पे Okay. Yeah. This is what I'm talking about, man. Okay. ठीक है, अभी देख इसमें थोड़ा जूम वाला स्क्रीनशॉट है ये, इसको खोल, अब उसको खोल। चलो ऐसे बता दे इसको। ठीक है, अब तू देख क्या है वो चीज़, मतलब एक प्रॉपर एक फायर बॉल की तरह एक चीज़ बनाई गई है जिसके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सुपरमैन मूवी में दिखाया ना वो, कि एक चैम्बर होता है जो जिसको वो अर्थ की तरफ फेंक देते हैं, उसमें सुपरमैन लेटा होता है, छोटा बालक होता है। सुपरमैन मैन ऑफ स्टील में जिस क्राफ्ट में वो छोटा बच्चा आता है क्रिप्टॉन से, तो वही क्रिप्टॉन वाला सीन लग रहा है कि उसमें कोई बैठा है, मतलब एक तेजी से स्पेस क्राफ्ट तेजी से चल रहा है, तो वो तेजी से ट्रैवल कर रहा है, तो इस वजह से ये आग की लपटें हो रही हैं। किसी जगह या तो एंट्री ले रहा है किसी एटमॉस्फेयर में, किसी भी या फिर ये उसका जो क्या कहते हैं ना, बर्न आउट जो होता है कि हाँ फ्यूल जल रहा है और वो प्रेशर से आगे जा रहा है, तो जैसे जेट में से बर्न आउट निकलता है ना, वो आग जो निकलती है उसको बर्न आउट बोलते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ है देख, तस्वीर के बिल्कुल कॉर्नर में है वो। एग्जैक्टली, तो आसमान में दिखाया गया है वो। हाँ। तो दिस इज इनसेन यार। अब बताओ ना तुम, तो ये तो 1947 तो मतलब मैं कहूँगा मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एरा का पहला साइटिंग हो सकती है यूएफओ की जो रिकॉर्डेड हो, बट पेंटिंग्स में डिपिक्शन होना इस बात का एक बहुत मतलब क्या कहें, एक वो हिंदी में बड़ा भारी शब्द सवाल या निशान खड़ा करता है कि
ये है क्या, ये है क्या? ये मिस्ट्री है क्या? क्योंकि देख, मैं तो- खुद एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। एक आर्टिस्ट कभी भी किसी भी पेंटिंग या किसी भी इलस्ट्रेशन और ड्राइंग के अंदर कोई भी एक ऐसी उटपटांग चीज़ नहीं डालेगा जिस चीज़ का उस एनवायरनमेंट के साथ कोई कनेक्शन ना हो, कोई सेंस ना हो। कि अगर मुझे एक सीन ड्रॉ करना है, ठीक है, कि कुछ लोग खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं, और जब तक मेरे को ऑथर की तरफ से, जिसने वो कहानी लिखी है, या फिर कोई मेरे को अपना देखा हुआ कोई दृश्य बता रहा है कि भाई मैंने ऐसा देखा था तो मैं चाहता हूँ तुम ये ड्राइंग बनाओ, तो जब तक मुझे कोई ये नहीं बोलेगा ना कि हम लोग वहाँ बैठे हुए थे या कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे और आसमान में ऊपर से एक प्लेन उड़ के जा रहा था या एक हेलीकॉप्टर उड़ के जा रहा था, तो तब तक आर्टिस्ट उस सीन के अंदर, उस पेंटिंग के अंदर वो हेलीकॉप्टर नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके होने का वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता जब तक मुझे कहानी नहीं पता। जैसे कि इस पेंटिंग के अंदर जीसस क्राइस्ट की द क्रूसिफिक्शन पेंटिंग का नाम है, व्यूअर्स सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पेंटिंग के अंदर ये चीज़ें दिखाई गई हैं। इसका मतलब ये है कि जिसने ये पेंटिंग ड्रॉ करी है, या तो उसको जो डिस्क्रिप्शन बताया गया, ठीक है, बताने वाले ने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, या फिर क्या कहते हैं कि जहाँ पे क्राइस्ट के क्रूसीफाई होने का डिस्क्रिप्शन दिया होगा उसमें ये प्रॉपर चीज़ें लिखी गई होंगी। इस इमेज में दो चीज़ें हैं ये। हाँ हाँ, ये एक दोनों तो- कॉर्नर्स पे हैं। हाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो Exactly. यहाँ वाली ये ऐसे लग रही है कि ये सीधा निकल गया है ये, हम्म, और वो वाला आग की लपटों में, यानी कि वो क्रैश हो गया है। हो ये सकता है। ऐसा लग रहा है कि एक जो भी ये चीज़ है ये सीधी निकल गई है और एक वो क्रैश हो रहा है, वो तभी उसमें आग लगी हुई है। इवन यहाँ तक कि जो, अरे दा विंची की फेमस पेंटिंग कौन सी है, मोनालिसा। मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे एक तो ये मिस्ट्री है ही कि मोनालिसा है कौन उस पेंटिंग में, ठीक है। क्योंकि उस पेंटिंग को जब मतलब काफ़ी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ होती है, इंफ्रारेड स्कैनिंग होती है और भी बहुत तरह की स्कैनिंग्स होती है कि जिसमें ना हम एक फिज़िकल पेंटिंग्स के नीचे की पूरी लेयर्स देख सकते हैं कि हाँ स्केच कैसा था, क्या था। तो अच्छा, उसमें सब पता चल जाता है कि सब अलग अलग लेयर्स हम सेपरेटली देख सकते हैं। अच्छा, पहले स्केच कैसा बनाया है, हाँ, उसके बाद कलरिंग, हाँ हाँ, है ना, सब स्कैन करके फिजिकल पेंटिंग को देखा जा सकता है। तो एक बड़ी ही फैसिनेटिंग चीज़ ये है कि जब हम मोनालिसा की पेंटिंग को मिरर करते हैं, एक पेंटिंग ये और एक पेंटिंग सेम ऐसे मिरर करते हैं ना, और जब वो दोनों पेंटिंग बीच में ऐसे जुड़ती हैं, ठीक है, तो जहाँ पे वो जुड़ रही है ना वहाँ पे एक एलियन का फेस क्रिएट होता है। यहाँ पे टाइप कर मोनालिसा मिरर पेंटिंग। तो क्या नाम है, दा विंची के बारे में तो कहते हैं ना कि ऐसे कि उनकी पेंटिंग्स में ऐसे मैसेजेस होते हैं, है ना? बहुत बहुत तगड़ा मिस्टीरियस आर्टिस्ट था। इवन यहाँ तक कि दा विंची के लाइफ में एक ऐसा टाइम आया कि जिस समय का ना कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कि वो लगभग 1 साल 2 साल या हाँ 1 से 2 साल तक वो इंसान कहाँ था। तो शायद उसके आसपास के जो जानकार दोस्तों के जो क्या कहते हैं बयान लिए गए, उनसे पूछा गया, तो उनकी जब आती है हिस्ट्री में लिखी हुई बातें, तो कोई कहता है कि वो वेनिस फ्लोरेंस पे रहते थे वो, ठीक है। तो फ्लोरेंस शहर से बाहर कुछ पहाड़ियाँ थी, वो वहाँ रहे थे जाके। फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने मतलब कुछ ऐसी ख़तरनाक चीज़ें ड्रॉ करी। अब ये कितना सच है कितना सच नहीं है ये तो मैं नहीं जानता हूँ इस बारे में, बट ऐसा कई लोग बोलते हैं, कई आर्टिस्टों से मैंने खुद सुना है कि दा विंची का बहुत सारा ऐसा काम जो पेंटिंग्स उन्होंने करी वो दुनिया के सामने अभी तक आया ही नहीं है। तो मतलब कि वो हाइड हो रखा है। हाँ, और कह रहे कि वो पेंटिंग्स ऐसी हैं कि मतलब उन पेंटिंग्स में साफ साफ कुछ ऐसी चीज़ों का डिपिक्शन दिखाया है दा विंची ने कि जो मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मतलब कि एलियंस, यूएफओज, डीमंस, कुछ ऐसे क्रीचर्स और बीइंग्स उन्होंने दिखाए हैं कि जो बहुत अदर वर्ल्डली है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। तो ऐसा बहुत सारा काम है जो नहीं आया है। तो मोनालिसा की जो ये पेंटिंग है, क्या ये जो लेडी है
ये इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी जिसे देख के बनाया गया है। यार कुछ लोगों का मानना है कि मोनालिसा जो है वो दा विंची का ही फीमेल वर्जन है, कि दा विंची ने अपने आप को ही एज अ फीमेल वर्जन ड्रॉ किया था, पेंट किया था मोनालिसा को। किसी का ये कहना है कि दा विंची के एक फ्रेंड थे, तो उनकी जो फ्रेंड की जो वाइफ थी, दा विंची के फ्रेंड की वाइफ, उनको दा विंची की जो आर्ट थी, पेंटिंग्स थी, बहुत पसंद थी। वो दा विंची की बहुत बड़ी फ़ैन थी एक तरीके से। तो दा विंची के जो फ्रेंड थे वो बड़े रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मेरी वाइफ तुमसे मिलना चाहती है। तो उनकी वाइफ जो दा विंची से मिलती है तो वो बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज़ मेरी एक पेंटिंग बनाओ, ठीक है। तो बोलते हैं कि दा विंची ने उनकी पेंटिंग बनाई थी, बट फिर बनाते बनाते उनका मूड चेंज हो गया, तो फिर वो किसी और का चेहरा पेंट करने लग गए थे। क्योंकि जब उनके पेंटिंग्स का इंफ्रारेड या जो भी उन्होंने स्कैन किया होगा रिसर्चर्स ने, तो जब स्केचेस की जो लेयर्स मिलती हैं उस पेंटिंग के अंडर, तो उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि हाँ, जब स्केच हुआ था तो वो किसी और लेडी का चेहरा था, और जब पेंट होना शुरू हुआ था उस स्केच के ऊपर तो लगभग ऑलमोस्ट 30% 40% जो पेंट हो रहा था वो भी उसी सेम लेडी के फेस की ही पेंटिंग थी जिसको उन्होंने स्केच किया था। बट समवेयर अराउंड की भाई 30-40% आके उनका कुछ मूड चेंज हुआ और फिर उन्होंने मोनालिसा को पेंट करना शुरू कर दिया। नोबडी नोज क्लियरली कि मोनालिसा थी कौन, या कोई ये असलियत में एग्जिस्ट भी करती थी कि नहीं मैं करती थी। वही सोच रहा हूँ कि मतलब ये इतनी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है ये पेंटिंग, मतलब कि इतनी ज़्यादा खास है कि दा विंची ने बनाई है नहीं, सिर्फ इसी वजह से। हाँ, देख, आर्ट की दुनिया में क्या होता है ना, आर्ट की दुनिया में कोई भी आर्ट खास नहीं होती। दा विंची से बहुत बहुत बेहतरीन कलाकार उस समय भी एग्जिस्ट करते होंगे, आज भी एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि आज के टाइम पे जो टूल्स कलर्स मौजूद हैं वो उस समय पे नहीं थे, ठीक है। आर्ट को जो इम्पोर्टेंस देता है ना, वो उसके साथ जुड़ी हुई कहानियाँ, उसके साथ जुड़ी हुई हिस्ट्री। दा विंची की आर्ट इसलिए मशहूर है क्योंकि दा विंची ने अपनी आर्ट में सिर्फ कला नहीं डाली है, कला तो डाली है, लेकिन उसकी कला के साथ जो उसने अपनी आर्ट में रहस्य डाला है कि दुनिया आज तक सुलझा रही है उसको। कि उसकी द लास्ट सपर जो उसकी पेंटिंग है उसमें भी एक रहस्य है कि जीसस क्राइस्ट के बगल में जो लेडी बैठी हैं वो, यार वो कौन है जीसस क्राइस्ट की जो बताते कि वाइफ रही हैं जीसस क्राइस्ट की, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उनका, यार सर्च कर इस पे, जीसस क्राइस्ट की एलिजेड वाइफ कौन थी। तो कहते हैं कि जो बगल में जो फिगर बैठा हुआ है वो एक लेडी का फिगर है और वो जीसस क्राइस्ट की वाइफ है, बट कोई कहते हैं कि नहीं, वो जीसस क्राइस्ट का डिसाइपल है कोई। और उसमें जिस तरीके से उन्होंने प्लेस करा है उनको कि उन दोनों के बीच में एक वी शेप का स्ट्रक्चर, क्या नाम है, मैगडेलेनी। हाँ, मैगडेलन, मैरी मैगडेलन, हाँ, मैरी मैगडेलन, हाँ, मैरी मैगडेलन। तो कहते हैं कि उस पेंटिंग में जो जीसस क्राइस्ट के आई थिंक सो राइट साइड बैठी है वो मैरी मैगडेलन है, ठीक है। और कहते हैं ना कि जो जीसस क्राइस्ट का जो लास्ट ब्लड है जो वाइन के ग्लास में बोलते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि जीसस का वो मेटाफर है। जीसस क्राइस्ट का जो लास्ट ब्लड है ना वो मैरी मैगडेलन के वूम्ब में है। अच्छा, ठीक है, तो उसको मेटाफोरिकली वाइन ग्लास दिखाया गया है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से रहस्य, और इवन यहाँ तक कि जिस तरीके से प्लेसमेंट करी गई है फिगर्स की हाइट की, जिसमें लास्ट सपर में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनकी जो हाइट है, जिस तरीके से कोई खड़ा है बैठा है तो सब अलग अलग हाइट्स पे हैं। तो वो म्यूज़िक के आई थिंक सो कितने नोट्स होंगे, जितने लोग हैं वो 13-14 या 7 नोट्स या 13-14 नोट्स की प्लेसमेंट है वो म्यूज़िक के नोट्स हैं वो सारे, जो सारी पूरी हाइट है वो। तो इतनी चीज़ें उन्होंने अपनी आर्ट में डाली हैं, इसलिए दा विंची की आर्ट फेमस है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ डाला हुआ है अपनी आर्ट के अंदर, इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, मिस्ट्रीज़ हैं कि लोग आज तक डिकोड कर रहे हैं उसको। तो इसके पीछे की जो तू बता रहा था कि अगर उसको मिरर करेंगे इमेज को तो एक एलियन का चेहरा दिखेगा। हाँ,
कौन सा है इसमें से? ये इमेज खोल। ये तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मिरर रखी है ना ये। इसको बड़ा कर इसको। ये हाई डेफिनेशन में नहीं है। हाई डेफिनेशन में होता ना ये इमेज तो दिखती। यही इमेज है वो? हाँ यही इमेज है वो। तो जब हम बीचों बीच देखते हैं ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, मैं समझ गया तू कहाँ कह रहा है। तो ये फेस जो है प्रॉपर ये एक एलियन फिगर बनाता है ये फेस। ठीक है। ये फेस प्रॉपर एक एलियन फिगर फेस बनाता है। ये हाई डेफिनेशन में दिखेगा तो एकदम अच्छे से दिखेगा ये। तो वैसे ऐसा करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जैसे हम इंस्टा वगैरह स्क्रॉल करते हैं तो ऐसे ऐसे पेंटिंग्स आते हैं ना भाई, कि बंदे ने खाली पता नहीं क्या क्या बना दिया, उस पर पानी डाला, लाइट डाल रहा है या कुछ भी कर रहा, वो कलर भी खेल दिया, तो एक नया ही चीज़ निकल के आ रही है सामने। तो वैसा ही कुछ है ये। अब जैसे ना मैं ऐसे ही अभी मेरे को पेंटिंग से याद आ गया मेरे को, जैसे बोलते हैं कि इंसान का जो दिमाग होता है वो हर चीज़ों में ना पैटर्न ढूंढता है, उस चीज़ों को कुछ बोलते हैं। तो मैं ये सोचने लगा यार कि जैसे हम बोलते हैं ना किसी भी दीवार को देखेंगे, कुछ उबड़ खाबड़ दीवार होगी तो उसमें बोलते हैं कि यार ये ना ये देख फेस बन रहा है इसमें। तो मेरा दिमाग ये सोच रहा था यार कि इंसान हमेशा चेहरे के ही पैटर्न क्यों बनाता है। वो ये क्यों नहीं कहते, उसको ये क्यों नहीं होता कि भाई मुझे इसमें हाथ दिख रहा है, मुझे इसमें पैर दिख रहा है, मुझे इसमें उंगलियां दिख रही है, मुझे इसमें नाक दिख रही है, मुझे मुंह दिख रहा है, मुझे गर्दन दिख रही है, मुझे चेस्ट दिख रही है इसमें किसी आदमी की या औरत की। चेहरे ही बनाता है। लेकिन वही मैं सोचा था कि चेहरे क्यों दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? वही तो सोचने वाली बात है कि मैंने थोड़ा ध्यान लगाया इस चीज़ पे। मैंने कि मे बी ये रीज़न हो सकता है इसके पीछे कि हम डे टू डे लाइफ में जैसे चल रहे हैं तो हमारी आंखें सामने देखती हैं, ठीक है। तो हम किसी से बात करें, जैसे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ तो तेरे हाथों पे उंगलियों पे मेरा ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान तेरे फेस पे है। तो मे बी हमारे जो ब्रेन के अंदर जितना भी डेटा इकट्ठा हो रखा है वो सारे ह्यूमन फेसेस का ही डेटा है, इसलिए हम हर चीज़ में ना एक फेस की शेप देखते हैं। हम हाथों पे, पैरों पे और बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन पे इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। बट अगर कोई हो दूसरी प्रवृत्ति का इंसान तो वो देगा, बट तब भी क्या कहते हैं कि मोस्टली 99% ऑफ द टाइम हम कुछ भी देखें तो हम कहेंगे यार कोई चेहरे की आकृति दिखाई दे रही है। वही तो कि हमारा हाथ पैरों पे तो ध्यान तो बाद में जाएगा ना, या फिर दिखेगा तो चेहरे की आकृति दिखाई देगी, या फिर दिखेगा कि कोई खड़ा हुआ है पूरा इंसान, वो आकृति दिखाई देती है, ऐसा दिखता है। हाँ वही विजन में, या तो चेहरा आएगा या फिर पूरी फुल बॉडी शेप आएगी। अगर पास में है तो चेहरा आएगा, अगर दूर है तो फिर पूरी फुल बॉडी शेप आती है। मैं ऐसी सोच रहा था पर्टिकुलर हाँ एक पार्ट को नहीं देख सकता ना। हाँ कि इतनी फैसिनेटिंग चीज़ है यार ये बैंकर की, मतलब गजब। वो तो है भाई। तो एक ऐसे ही जैसे अभी बात चल रही है कॉन्स्पिरेसीज की, तो ऐसे ही इस कॉन्स्पिरेसी में एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट ब्लू बीम। सुना है नाम? ब्लू बीम सुना है मैंने नाम। तो प्रोजेक्ट ब्लू बीम जो है वो सर्ज मोनास ने 1990s में एक थ्योरी दी थी कि ये जो है ये नासा का एक द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बेसिस पे है ये चीज़, कि जिसमें एक सिंगल वर्ल्ड है ना, और उसमें एक ही रिलीजन होगा, एक ही गवर्नमेंट होगी। हाँ एक ही गवर्नमेंट होगी, एक ही रिलीजन होगा। तो उस चीज़ को अप्लाई कैसे किया जाएगा पूरे वर्ल्ड पे, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल सी बात है ना, है ना, कि एक ही रिलीजन एक ही गवर्नमेंट। तो वो कंस्पिरेसी बताने वाला है भाई साहब कि पूरी दुनिया पे कैसे वो चीज़ होगी, कि दुनिया वालों को ही ऐसा मजबूर कर दो कि वो खुद कहें ये मेरे भगवान है। हाँ वो खुद माने कि हमें एक ही गवर्नमेंट चाहिए, एक ही रिलीजन चाहिए। तो इसको इन्होंने मतलब कि 4 स्टेजेस में बांटा है। तो सबसे पहली चीज़ है कि द ब्रेक डाउन ऑफ आर्कोलॉजिकल नॉलेज, कि मतलब जितने भी आर्कोलॉजिकल नॉलेज है, कि मतलब कि जैसे तुम्हारे भगवान से रिलेटेड जो भी कुछ मिला है आज तक, हाँ
तुम्हारी कुरान, तुम्हारे क्या नाम बाइबल, तुम्हारी जितनी भी डिपिक्शंस बनी हुई है, जितने भी तेरे क्या कहते हैं मूर्तियाँ बनी हुई हैं, है ना, मंदिर है, मस्जिद है, चर्चेज हैं, पुराने नए सब। हाँ सब पूरी दुनिया से मिटा दिए जाए। ओके। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी हिस्ट्री डिलीट हो गई, डिलीट हो गई, पता ठीक ही है? नहीं कुछ। पता ही नहीं है। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है कोलोजल स्पेस शो, ओके। जिसमें कि आई थिंक सो कि वो हार्प की मदद ले सकते हैं। हम्म। हार्प पता ही है, वेदर कंट्रोल। ओह, कॉलोसल स्पेस शो का मतलब है कि वो कुछ 3D वर्चुअल टेक्नोलॉजी का यूज use करके ऐसा दिखाएंगे कि आसमान से बड़े बड़े एलियन स्पेसशिप्स आ रहे हैं और वो हमला कर रहे हैं। जिस तरह से कौन सी मूवी थी यार जिसमें मिस्टीरियो था, स्पाइडरमैन का विलन, फार फ्रॉम होम। तो जैसे मिस्टीरियो ड्रोन्स का यूज करके बड़े बड़े क्या कहते हैं वो कौन से एलिमेंटल विलन्स क्रिएट करता है, लावा वाला विलन्स, पानी वाला विलन, ठीक है, और इस तरीके से वो उन्हीं ड्रोन्स का यूज करके ऐसे वो डिजिटल पूरा तूफान वगैरह क्रिएट करता है, बिल्कुल इसी मतलब तरीके वो से। सब नकली था, लेकिन हाँ, तो उसी तरीके से था। हाँ, तो बिल्कुल उसी तरीके से किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके इसमें हार्प नहीं है, इसमें वही चीज है जो तू बता रहा है। हाँ, वो थर्ड वाले में हार्प यूज होगा, जिसमें 3D वर्चुअल टेक्नोलॉजी का यूज करके आप ऐसे बड़े बड़े एलियन स्पेसशिप्स दिखाओ कि आसमान से आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बड़े बड़े एलियंस दिखा दिए या चेहरे बना दिए बड़े बड़े, शिप्स आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी। फिर अफरा तफरी मचेगी तो क्या होगा कि कुछ 3-4 बड़े बड़े देश खड़े होंगे कि हम सबको बचाएंगे, पर हमें बदले में आप सबका सपोर्ट चाहिए, हम सबको एक होना होगा। तो ये चीज़ पता है किस में दिखाई गई है भाई? वो कहते हैं ना कि मूवीज़ हमको सॉफ्ट प्रोग्रामिंग करती है। इंडिपेंडेंस डे का पार्ट 2 देखा है तूने? सेकंड वाला, जिसमें सारी कंट्रीज मिल जाती है आपस में एग्जैक्टली, और एलियंस पे हम हमला करते हैं, तो हर कंट्री का एक एक पायलट जाता है वहाँ पर। हाँ, और मून पे बेस होता है। तो क्या दिखाते हैं कि भाई मून कि वो बोलते नहीं, नैरेशन आता है स्टार्टिंग में कि जब इंडिपेंडेंस डे पहला एलियन वॉर हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया ने डिसाइड किया कि अब हम सबको अपने आपस के जो भी बैरियर्स हैं वो हटा देने चाहिए। अब हमें एक साथ मिलके रहना पड़ेगा, क्योंकि खतरा अब हम लोगों को एक दूसरे से नहीं है, बाहरी दुनिया से आने वाली जो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर शक्तियां हैं उनसे हैं। तो तब वो क्या करते हैं, सारे नेशन से एक हो जाते हैं, सब मिलके मून पे एक बेस बनाते हैं, सब मतलब पूरी बकायदा उन्होंने दिखाया वहाँ स्पेस स्टेशन पे इंडियन भी है वहाँ पे। इंडियंस हैं, जापानीज हैं, चाइनीज हैं, अमेरिकन हैं, मतलब हर एक कंट्री से दिखाया है सबका कि हाँ पूरी दुनिया एक हो चुकी है, वन प्लैनेट, वन कंट्री एंड वन गवर्नमेंट, ये हो चुकी है। तो भाई वो कहते हैं ना सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग, सबलिमिनल मैसेजिंग और सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग। तो सेम यही है कि ऐसा ही होगा कि हाँ अब हम सबको एक हो जाना चाहिए। फिर सब एक हो गए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था इसके बाद? थर्ड स्टेप है भाई टेलीपैथिक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसमें माइंड इन्वेजन का कुछ है। जब लोग गॉड को आसमान में देखेंगे, ओके, फिर ये हो जाएगा कि गॉड को आसमान में देख रहे थे कि एक नया भगवान आया है, उसने सबको बचाया है। ओके, तो इसके बाद है फिर यूनिवर्सल सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस, कि मतलब कि ये फाइनल स्टेज है और खतरनाक इल्यूजन्स क्रिएट किए जाएंगे। मैं समझ गया कि वही है कि हर किसी को उसी गॉड का एक वेरिएशन दिखाई दे रहा है। वो कहेगा अरे भाई मेरे को यहाँ ये भगवान दिखे, मेरे को भी दिखे भाई ये भगवान। तो मतलब लोगों को वो इल्यूजन दिख रहे हैं जगह जगह, तो सब मानने लग गए कि हाँ वही एक भगवान असली है। हाँ, तो फिर वही है कि जिसको दिखाया जा रहा है वही रिलीजन क्रिएट करेगा। एग्जैक्टली, फिर उसी के बेसिस पे एक पूरी दुनिया, फिर वही मसीह, वो कहते हैं ना फेक मसीहा। और कई सारे स्क्रिप्चर्स में बोला भी गया कि एक फेक मसाया आएगा। तो वही एक फेक मसीहा आएगा और पूरी जो दुनिया को बोलेगा कि अब हम सबको एक होके रहना पड़ेगा। तो वही है कि जब बोल दिया तो लोगों ने ही जब बॉर्डर गिरा दिए तो फिर क्या, एक ही गवर्नमेंट बन गई, एक ही देश बन गया, एक ही वो हो गया। तो ऐसा तो जितनी भी कम्युनिटी आई हैं, जितनी भी रिलीजन आए हैं अभी तक, सब ने यही करने की कोशिश किया। सबसे पुराना रिलीजन अपना जिसे कहते हैं हिंदू धर्म हमारा, सबसे पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश करी गई ना ऑल ओवर द वर्ल्ड से। कभी कभी चीज़ें मिल जाती हैं जब खुदाई होती है, कुछ होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे पुराना तो सनातन है ना। तो आज भी वो चीज़ें मिलती हैं दुनिया में, मतलब कभी खुदाई होती है, कुछ होता है तो वही चीज़ है कि भाई उसको ख़त्म करने के लिए कहेंगे कि क्रिश्चियनिटी ने जन्म लिया। मतलब
ख़त्म करने के लिए, मतलब एक होता है ना कि भाई हमें हिंदुइज्म को ख़त्म करना है तो क्रिश्चियनिटी जन्मी, ऐसा नहीं था। क्रिश्चियनिटी का जब जन्म हुआ तब लोगों ने ये पर्पस बना लिया कि अब बस ये ही रहेगा, XYZ कोई और रिलीजन नहीं रहना चाहिए। तो मोस्टली ये जो चीज़ उन रिलीजन्स में पाई गई है जहाँ पे प्लूरलिज्म नहीं है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, प्लूरलिज्म नहीं है, जहाँ पे बहुवाद नहीं है। बहुवाद मतलब कि तू हनुमान जी को पूज रहा है, ठीक है, मैं शिव जी के पूज रहा हूँ, ठीक है, मैं कभी तेरे को ये नहीं कहूँगा कि अमन तो हनुमान जी की पूजा क्यों करता है, शिव जी हनुमान जी से बड़े हैं, ठीक है। तू मेरे को कभी नहीं कहेगा कि यार तू शिव जी की पूजा क्यों कर रहा है, हनुमान जी इज़ अ बेटर गॉड, ठीक है। हम एक, क्योंकि हमारे में क्या है, पॉलीथीज़म है, हमारी जो मर्जी, हम जिस गॉड को पूजा करना चाहते हैं उस गॉड को पूजा करना चाहते हैं। हाँ, कि मेरी मर्जी में कि फीमेल गॉडेसेस को पूजा कर रहा हूँ तो वो कर सकता हूँ, मैं मेल गॉड्स को पूजा करनी है मैं वो कर सकता हूँ, मैं एनिमल गॉड्स, मतलब एनिमल गॉड्स का मतलब है कि नागदेव, नहीं, हाँ, नाग देवता हो गए, नरसिंह देवता हो गए, और तुम्हारा गणेश हो गए, और तुम्हारा हनुमान जी हो गए, और तुम्हारा और कौन से हैं एनिमल गॉड्स? भाई बहुत सारे हैं, बहुत सारे यार। एक गॉड वो है, अगर विष्णु का ही अगर अवतार अवतारों है, की बात करेंगे ना तो कुर्मा अवतार हो गए, अवतार ठीक है, मत्स्य अवतार है ना। तो इन सब वी आर फ्री टू वर्शिप एनी गॉड वी डिजायर, ठीक है, हमारे पास खुली छूट है। गरुड़ देव है ना, तो मैं कह रहा हूँ ना बहुत सारे हाँ, हैं कि हमारे पास फ्रीडम है किसी भी गॉड को वर्शिप करने की। हम कभी भी उस बात पे नहीं लड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो हमारा जो धर्म है उसका पर्पस सिर्फ गॉड की वर्शिप करना नहीं है, उसका पर्पस है गॉड की वर्शिप के थ्रू उस एटर्नल ट्रूथ तक पहुंचना, जो वो सत्य है कि माया क्या है, माया से परे की दुनिया क्या है, मतलब मोक्ष, ठीक है, परमानंद, उस ज्ञान की प्राप्ति है, ठीक है। हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि भाई, मतलब हमारा जो धर्म है उसका ये मकसद नहीं है कि आप इस भगवान की पूजा करोगे तो ही आप हेवन जा सकते हो। बाकी रिलीजन्स में कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक आप इस ग्रुप में नहीं हो तब तक आप हेवन नहीं जा सकते। हमारे में कर्मों के बेसिस पे है ना, हाँ, इट्स ऑल बेस्ड ऑन कर्म। भाई अच्छा करोगे तो अच्छा रहोगे, अच्छा जियोगे, अच्छा खाओगे और अच्छा मरोगे, ठीक है। बुरा करोगे तो भैया बुरा जियोगे, बुरा खाओगे, बुरा मरोगे। कर्मों के बेसिस पे, कर्मों के बेसिस पे, इट्स ओनली दैट। उनके में कर्मों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं वो उसमें रिलीजन में ही है कि भाई वो बड़ा फेमस डायलॉग है जब वो बोलते हैं लोग कि, बट ये किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं है, ऐसा बोलते हैं, आप हज़ारों वीडियोस चेक करो, ठीक है, कि गॉड हैज़ ऑलरेडी डाइड फॉर योर सिंस, ठीक है, और अब बस किंगडम ऑफ हेवन में जाना है। हमारा जो पर्पस है, हमें जो सिखाया गया है कि भाई मेक दिस प्लेस अ हेवन, क्योंकि जब आप मर गए, जैसे सदगुरु का बड़ा फेमस, अरे ये तो ये बारे में मूवीज में सुना है, जितनी भी हॉरर मूवीज है ना उसमें होता है वो कि जीसस डाई फॉर यू, हाँ तो कि तुम्हारे लिए मर गए वो, हाँ, तो अब वो क्या कहते हैं कि मेरे लिए मर गए, अब वो क्या कहते हैं बर्डन मेरे ऊपर है, और मेरे ऊपर है वो, भाई मेरे चक्कर में क्यों मर गए मैं तो इस कॉन्टिनेंट में था ना, मैं तो दूसरे कॉन्टिनेंट में भाई, अब वो लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब, ठीक है, मैं तो यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैदा, मेरी जनरेशन यहाँ पैदा, मेरे लिए क्यों मर गए भाई, ठीक है। चलो वैसे ज़्यादा डीप नहीं जाते इसमें, ठीक है, हाँ, सही बात है, हाँ, ज़्यादा डीप नहीं जाते इसमें, बट ये है कि ऐसी चीज़ें टाइम टू टाइम होती रही हैं, ठीक है। नए नए रिलीजन्स आए हैं, और जब रिलीजन्स आए तो कुछ ग्रुप ऑफ लोग ऐसे हुए जिनको उस रिलीजन के नाम पे अपने हाथ में पावर चाहिए थी कि मैं लोगों को ना ऐसे कंट्रोल करूं, मैं दुनिया को कंट्रोल करूं इस चीज़ के थ्रू। डिस्ट्रॉय डेमोलिशन वाली बात मैं इसलिए भी कर रहा था क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, फिर उसको क्यों गिराया गया, जस्ट उसी बेसिस पे कि हाँ ये जो मेरा आइडिया ऑफ रिलीजन है उससे बहुत डिफरेंट है।
हाँ, तो वही है ना कि तुम, अब जैसे मैं बता रहा था कि पहली स्टेज आर्कोलॉजिकल नॉलेज को ख़त्म कर करने दो। का, तो लग नहीं रहा वो चीज़, वही हाँ, पैटर्न है बिल्कुल वो, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है वही है चीज़ ना? की खत्म करो। तो ये कहाँ से अलग हो सकता है फिर? ये तो है भाई कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती रही हैं पास्ट में भी, और कि कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं, अब चाहे आज के मॉडर्न टर्म्स में उसको सीक्रेट सोसाइटीज़ आप नाम दे लो, कि कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो पर्दे के थ्रू उस पावर से इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। उनका जो कहते हैं ना कि उनका जो मज़ा, उनका जो जीवन का कहते हैं ना रस है, वो है भाई मेरा इस पूरी दुनिया पे कंट्रोल, क्योंकि Control। पैसा उनके पास अथाह है। दुनिया की हर वो शानो शौकत ऐशो आराम उनके कदमों की धूलों में है जो वो चाहते हैं। मतलब एक आम आदमी जिस चीज़ का रात को सोते हुए सपना देखता होगा ना, वो ऐसे चुटकी बजाएंगे उनके सामने प्रकट हो जाएगी। हाँ, वो तो है। ठीक है, अब उनकी जो अंतर मन की एक इच्छा है कि भाई मैं इस दुनिया का राजा बनूं, कि हर दुनिया का हर एक कोना, हर एक हिस्सा मेरे कहने पे कंट्रोल हो। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की ये प्लानिंग हो सकती है कि हाँ भाई हम ये खेल करेंगे। वैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम सोचे कि क्या अगर इस दुनिया में और भी प्लैनेट्स हैं। वैसे टाइम कितना हो गया? टाइम चल थोड़ा दे दे और ये कंप्लीट फिर भी करके। कितना हो गया? 40-45 मिनट्स, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। ठीक है, ये वाला करके ये फिर वाला, क्लोज करेंगे। हाँ, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि बहुत सारे प्लैनेट हो अगर, है ना, और हर प्लैनेट पे सभ्यता बसी हुई है, तो क्या ऐसा होता होगा कि मतलब कि हर प्लैनेट का एक ही लीडर होता होगा? इंटरेस्टिंग। या सिर्फ हमारे ही अर्थ पे ऐसा कुछ? यहाँ तो खैर बहुत ही भसड़ मची पड़ी है। नहीं, एक लीडर तो नहीं कह सकते हम कि हाँ इस प्लेनेट का सिर्फ एक ही लीडर है। कई सारे मल्टीपल लीडर्स हैं, मल्टीपल रिलीजन्स हैं, उन रिलीजन्स के मल्टीपल मैं कहूँ कि लीडर्स हैं, गवर्निंग बॉडीज़ हैं। तो अगर कोई किसी भारी दुनिया से संपर्क होता है और वो कहता है कि हमें अर्थ के लीडर से बात करनी है, तो कौन उठ के जाएगा वहाँ पे? उस सिनेरियो में ये हो सकता है कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन हो, ठीक है, कि जब वो एलियन सिविलाइजेशन खुद ना चुने, ठीक है, कि हमें XYZ इंडिया में किसी से बात करनी है, या हमें उन्होंने कहा कि लीडर से बात करनी है तुम्हारे हाँ, अर्थ से, कि हमें अर्थ पृथ्वी के लीडर से बात करनी है, तो उन्होंने हम पे छोड़ दिया कि अब हमें चुनना है कि भाई पृथ्वी का लीडर कौन जाएगा। तो इस सूरत हाल में और इस सिनेरियो में सिर्फ यही सिचुएशन हो सकती है कि भाई कौन सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और किसके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें उनसे मिले हम उसे डिकोड कर पाए। तो इन दैट सिनेरियो मैं देखता हूँ कि भाई या तो US जा सकता है, या फिर रशिया जा सकता है, ठीक है, या फिर इंडिया और चाइना, ये 4 कंट्रीज में देखता हूँ। ठीक है, ये 4 कंट्रीज में देखता हूँ। दूसरा सिनेरियो ये होगा, अगर कोई इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन होगी, वो कभी ये नहीं करेगी कि भयंकर हम पृथ्वी के बाहर अपना स्पेसशिप रोक लिया और वहाँ से माइक से अनाउंसमेंट हो रहा, पृथ्वी के लीडर हमें आपसे बात करनी है। नहीं, अब तो इसको इस तरीके से समझ सकता है कि एक जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम एनिमल्स के लिए बहुत ही हाईली एडवांस्ड हैं एनिमल्स के हिसाब से, ठीक है। हम एक जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जहां हम देखते हैं कि कई 100 गोरिल्लास के झुंड रहते हैं। तो क्या हम वहां जाके ये देखेंगे कि भाई इन 100 के 100 गोरिल्लास का जो लीडर है हम उसको पकड़ते हैं? सीधा नहीं। हाँ, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि उसका लीडर कौन हो सकता है? हम पहले जाएंगे, पहले हम ये देखें ना कि भाई इनसे इंटरेक्ट करना सेफ और वर्थ इट है भी कि नहीं। नहीं, तूने सही, अब पकड़ा तूने ट्रैक। एग्जैक्टली ना, अब सही। पहले ये तो देखें कि इनसे इंटरेक्ट करना सेफ और वर्थ इट है भी कि नहीं है। तो पहले हम उनको मॉनिटर करेंगे कि अच्छा ठीक है, ये दिमाग के किस स्टेज पे है, क्या ना कि मतलब इंटेलेक्ट के किस लेवल पे है, ये कि हमारी बातों को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, या फिर हमसे झड़प कर लें ये, ठीक है। तो हम देखेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर हमें पता चलेगा ओ इनका तो कोई एक लीडर है नहीं, ये 10 अलग अलग झुंड हैं,
मतलब कि 10 अलग 100 गोरिल्ला रह रहे हैं, 10 अलग झुंड है, मतलब हर एक झुंड में एक गोरिल्ला है और उस एक झुंड का एक लीडर है। अब हम देखेंगे कि ओके ठीक है, इन 10 झुंड में से कौन सा झुंड सबसे ज़्यादा समझदार है और कौन से झुंड सबसे ज़्यादा वायलेंट है। ठीक है, हमने देखा कि ओके ठीक है, इन 10 झुंड में से 2 झुंड ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा समझदार हैं, जो प्रॉपर मतलब जिनकी जो फूड साइकिल है, बायोलॉजिकल साइकिल है, प्रॉपर अच्छे से चलती है, आपस में लड़ते धड़ते नहीं। अच्छा, मतलब कि ये जो 2 ग्रुप है बाकी 8 ग्रुप से ज़्यादा इवॉल्व्ड है, सिविलाइज्ड है। अब हम कहेंगे ठीक है भाई, अब इन 2 ग्रुप में से चुनना है हमको, क्योंकि बाकी तो भाई वो सब उनको निकाल दिया उन्होंने, उत्पाती हैं बाकी सारी। ठीक है, उनसे इंटरेक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम उनमें से उठाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, इन ये 2 ग्रुप्स हैं, इनसे बातें करी जा सकती हैं। तो इस तरीके से होता है। जैसे कि रॉबिन विलियम्स का एक बड़ा क्लिप फेमस है जिसमें वो एक गोरिल्ला के साथ साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, तो अब जिन्होंने उस गोरिल्ला को वो साइन लैंग्वेज सिखाई होगी सॉरी, उन्होंने भी तो कितनों में से सिर्फ एक को चुना ना। मतलब हर चीज को उन्होंने देखा होगा, परखा होगा हर लेवल पे कि हम किसे सिखा सकते हैं, कौन अच्छे से मतलब जिसको इजी पड़ेगा और समझ लेगा हाँ, चीजें। किस मेंटल लेवल किसका इवॉल्व है इतना कि हाँ वो समझ सके, जान सके। तब उन्होंने उस गोरिल्ला को वो सारी साइन लैंग्वेज सिखाई। तो दोस्तों, इसलिए एलियन आज तक कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन हाईली एडवांस्ड है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन बात समझ पाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए वो आज तक कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, सिर्फ बस मॉनिटर कर रहे हैं। हाँ, वो बस आते हैं ऊपर से। और एक थ्योरी ये भी है भाई कि जो है कि यूएफओस क्रैश हो रहे हैं, मिलते हैं, ये सब चीज़ें। तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी उसके पीछे ये भी है कि ये उनकी तरफ से ना हमारे लिए एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल आप कहें कि गिफ्ट्स हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि ठीक है चलो हम इनको ये चीज़ दे देते हैं, अब देखते हैं कि ये इसके साथ क्या करेंगे। ऐसे होता है ना कि बंदरों के झुंड में हमने एक खिलौना फेंक दिया, केला फेंक दिया खाने की चीज़, वो तो पता है खा ही लेंगे, लेकिन अच्छा ठीक है अगर हम इनके बीच में एक ऐसी चीज़ फेंक देते हैं जो इन्होंने ना पहले कभी देखी हो, ना पहले कभी जानी समझी हो, उसके साथ ये क्या करेंगे? या उसे तोड़ फोड़ देंगे, या उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, क्या करेंगे ये लोग? तो वो कहते हैं कि वो जो स्पेस क्राफ्ट्स, यूएफओज वगैरह जो दिखते हैं, जो क्रैश हुए हैं, जो मिले हैं, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए हमारे पास दिए, वो उन्होंने फेंके हमारे पास कि देखा जाए इन लोगों का मेंटल लेवल है कितना। अगर ये इस टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हाँ हम इनसे कांटेक्ट बना सकते हैं और इनसे बातचीत करी जा सकती है, हमारी बातें समझेंगे। एग्जैक्टली। तो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड चीज़ें आज चली गई हैं। हाँ भाई, कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं हम, दा विंची से टेस्ला से हाल पर अब फाइनली एकदम एलियन सिविलाइजेशन के साथ पॉडकास्ट ख़त्म करते हुए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीक ऐसे ही एक अमेजिंग पॉडकास्ट के